ओके, लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ रूट्स की। अच्छा, पहले बता दो कोई सवाल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क। टेस्ट है आज, सही है, आफ्टर क्लास होगा। टेस्ट जो है वो यहाँ तक कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म तक होगा, सही है। इसमें से टर्निंग पॉइंट निकालना है, स्केच करना है, सही है, दोनों काम होंगे, सही। और एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, उसमें वही सारे मिड पॉइंट्स एंड जो भी परपेंडिकुलर एंड एवरीथिंग होगा। अच्छा, ओके, हम नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे थे। नेचर ऑफ रूट्स में हमने जो है वो ये सारी कहानी सुनी थी कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक रूट होता है, या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई कभी रूट ही ना हो, सही है। फिर हमने कहा था कि भाई ये सिचुएशन जो है वो हम किसी उस पर लगा के देखते हैं। तो हमने ये वाला सवाल किया था, हमने कहा था इक्वेशन क्यू एक्स स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस क्यू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो हैज़ टू डिफरेंट रियल रूट्स। तो टू डिफरेंट रियल रूट से फ़ौरन से मैंने क्या नोट डाउन कर लिया था कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ क्यू, सही है। तो हमने ए बी सी निकाला था और उसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो में रख के सॉल्व कर लिया था। ओके, इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी एक दोबारा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस पेज नंबर 45। बोलो। हाँ हाँ, अच्छा देखो यहाँ पे वो लाइक अब होता है जब किसी नेगेटिव नंबर को तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड में मूव करो। अगर ये -28 होता ना, तो मैं इसको जब डिवाइड करता दूसरी साइड पे, तो ये इनइक्वालिटी को फ्लिप कर देता, सही है। ये मैं तुम्हें अभी एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। अगर तुम्हारे पास -2x इज ग्रेटर देन 4 होता, तो हम अगर इस -2 को दूसरी साइड पे लेके जाते, तो जो होता वो ये फ्लिप हो जाता, सही है। उसका रीज़न पता है क्या होता है? नहीं पता है ना, तुम लोग ओ लेवल में रट्टे लगाते हैं। ये को ये अगेन वो थोड़ी सी पाकिस्तानी अलजेब्रा होती है यहाँ पे कि आप -2 दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, सही है। द अमेरिकन विल टेल यू कि -2 दूसरी साइड पे नहीं लेके जाते, क्या करते हैं, दोनों साइड पे -2 से डिवाइड करते हैं, सही है। ये आपको जो है वो अंग्रेज बताएंगे कि अलजेब्रा एक्चुअली ये होती है डूइंग द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब नॉर्मली अगर मैं तुम्हें कोई नंबर दूं, मैंने तुम्हें कहा 10 इज ग्रेटर देन 4, यू विल एग्री विद दैट। लेट्स डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। 10 को डिवाइड बाय -2 करो, क्या आएगा, -5, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, -2। अब साइन कैसी लगानी पड़ेगी, ऐसे करके, क्योंकि -5 जो है वो लेस देन -2। सो डिवाइडिंग बाय नेगेटिव नंबर्स और मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव नंबर्स नंबर की नेचर को चेंज कर देता है, सही है। वो जब नंबर की नेचर को चेंज कर देता है तो इनक्वालिटी की डायरेक्शन को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में बड़ा और छोटे का डिफरेंस होता है, सही है। तो ये सिर्फ इसलिए नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने या मल्टीप्लाई करने में हो रहा होता है, ये और नंबर्स में नहीं होता, सही है। पॉजिटिव नंबर था तो मसला नहीं हुआ, सही है। कमिंग बैक, ओके, यहाँ पे था फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल्स टू 2kx प्लस 5 हैज नो रियल रूट्स, सही है। तो मुझे नो रियल रूट से फॉरन से क्या याद आता है कि मेरे पास लिखा हुआ है टेबल में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी लेस देन जीरो होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसमें से ए बी सी कैसे निकालेंगे, जब तक सब एक साइड पे ना हो तब तक ए बी सी नहीं आता भाई, तो ये सब एक साइड पे आ गया, सही। अब इम्पॉर्टेंट बात, जब ए बी सी आप निकाल रहे होते हैं तो ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी जो होता है वो जो जो एक्स के साथ लिखा हो, सबका सब क्या क्या एक्स के साथ लिखा हुआ है, एक 3 लिखा हुआ है और एक -2k लिखा हुआ है, सही है। तो उनको कंबाइन करने की भी जरूरत नहीं, आप स्पॉट कर लें बस कि भाई एक्स वाली टर्म कहाँ का है, सही। फिर सी क्या होता है, सी इज द कांस्टेंट, तो क्या क्या कांस्टेंट नजर आ रहा है आपको, और के भी नजर आ रहा है भाई।
कांस्टेंट उस टर्म को कहते हैं जिसके साथ एक्स अटैच नहीं होता, सही है। तो कांस्टेंट हो गया k माइनस 5। ये ए बी सी निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सही निकालेंगे तो आगे भी सही सॉल्व होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, लेस देन 0 सॉल्व होना चाहिए, सही है। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन के फॉल्स नो रियल रूट्स कहे हुए हैं उसने, नो रियल रूट्स के लिए सॉल्व करना है। ओके, सो ये हो जाएगा 3 माइनस 2k स्क्वायर ए सी इज लेस देन 0, सही है। फिर 3 माइनस 2 के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। सो 9 माइनस 12k प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 5k इज लेस देन 0। 9 माइनस 12k प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 20k इज लेस देन 0। सही है, सबको ये वर्किंग समझ आ रही है। अलजेब्रा की हुई है मैंने काफ़ी सारी। ये 4k स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये बचा 9 प्लस 8k इज लेस देन 0। फिर 8k को इधर ही रहने दूं, 9 को दूसरी साइड पे ले जाऊं। अब देखो ये अभी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हुआ, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में दूसरी साइड पे ही है, तो इससे इनइक्वालिटी फ्लिप नहीं होती। इनइक्वालिटी कब फ्लिप होगी, जब आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड में नेगेटिव साइन मूव कर रहा हूं, सही है। क्लियर हो गया सबको ये, तो ये रिपीट था फ्रॉम लास्ट क्लास, ये लिख लो। फिर मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो खुद करना है, सही है। टेस्ट अभी रखें, वो 12:15 बजे कराने। आप अभी मुझे दे दें, मैं बाद में जाते हुए आपको बता देता हूँ। और ये बस बंद कर दे मुझे ये वाला एसी, अब ठंड लग रही है मुझे। ओके, सो ये सॉल्व हो गया, सही है। स्क्रॉल बैक करते हैं थोड़ा सा, और ये वाला सवाल देखते हैं। पहले मैं इस सवाल के बारे में एक बात बता दूं, सही है। ये कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 प्लस पी एक्स प्लस 13 माइनस पी हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, सही। अब दो बातें इसमें मैं बता दूं। एक तो ये कि भाई इस क्वेश्चन में पता कैसे चलता था, वो रिकॉल कर लेते हैं कि x के अलावा कोई और अननोन भी क्वेश्चन में होता है, तब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की कहानी शुरू होती है। अगर सिर्फ एक ही अननोन में इक्वेशन है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की कहानी नहीं चल रही होगी, सही है, पहली बात। दूसरी बात, जब फुल स्टॉप नजर आए ना किसी सवाल में, और तो देखें उससे पहले उसने कुछ पूछ लिया है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी, तो भाई पहले रुक जाए यहाँ तक, पहले इतना पार्ट सॉल्व करें, फिर आगे देखिएगा, सही है। क्योंकि अक्सर दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्वेश्चन की, वो कभी कभार एंड लगाता है और फिर आगे दूसरा सेंटेंस बता रहा होता है, या फिर वो फुल स्टॉप लगाता है, सही है। तो एक एक करके रिक्वायरमेंट को हैंडल किया करें, सारी रिक्वायरमेंट्स एक साथ देखेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगी। तो पहले अभी फुल स्टॉप तक ये सॉल्व करके दिखाएं मुझे। पी के आपके पास वैल्यूज आएंगी, कितनी वैल्यूज आएंगी आप बताएंगे मुझे।
आई पी की दो वैल्यूज 4 एंड -12 सही है। सब देखें सबकी 4 एंड -12 आ रही है या नहीं आ रही? सही है, मैं जल्दी से बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ। b² -4ac इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन रहा है 4 + 4p + p² -12 + 4p equals to 0. So I have p² + 8p -12 नहीं, सॉरी 52। 4 × 13 52 होता, सॉरी, है ना? 48 equals to 0। अच्छा, ये कैलकुलेटर में उस दिन किसी को कन्फ्यूजन हो रही थी तो मैं दिखा रहा हूँ कि ये जब मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ और मैं इक्वेशन पे जाता हूँ, पॉलिनोमियल डिग्री 2 1 6 एंड 9, ये मैंने जिस तरह कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक करते हैं उस तरह लिख दिया। तो अब ये देखिए, किसी ने मुझे कहा कि सर ये x की वैल्यू -3 आ रही है। मैं दोबारा दबाता हूँ तो ये एक और -3 लिखा हुआ है। तो लेकिन बात ये है कि ये नॉर्मली किसी भी सवाल के लिए 2x दिखाता है। सही है, नॉर्मली आप देखेंगे इसको 8 कर देते हैं या, सही है। ये देखिए x1 दिखा रहा है और फिर x2 दिखाएगा, यानी इसके दो आंसर आ रहे थे। अभी जो मैंने सॉल्व करना है, अगर वो एक ही x दिखा रहा है तो यानी उसका एक ही आंसर है या दो दफा -3 आ गया है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करके आपको दिखाऊं तो इसके दो ब्रैकेट क्या बनेंगे? x + 3 इंटू x + 3। कैलकुलेटर दो बार नहीं दिखाता, आपको पता होना चाहिए कि आंसर दो बार एक ही जैसा आंसर आ रहा है। सही है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? -3। तो इलाही यही तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई इक्वल रूट्स आएंगे। ऐसी p की वैल्यूज मैं इंसर्ट कर रहा हूं जिससे इक्वल रूट्स या वन रियल रूट आ रहा हो। सही है, -3 आ गया इस वैल्यू से। एक और वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चा? एक और वैल्यू हमारे पास -12। सो ये x² + 2 -12x + 13 -2। ओके, x² - 10x + 25 equals to 0। x की वैल्यू आ रही है 5। तो ये x की वैल्यू आ रही है 5। फिर से यही एक्सपेक्ट किया था कि भाई ऐसी p की वैल्यू है जिससे सिर्फ इक्वल रूट्स आएंगे या वन रियल रूट आ रहा होगा हमारे पास। सही है, बात क्लियर है यहाँ तक? सही। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने एक पार्ट एडिशनल भी आपको करके दिखाया है जो आगे किसी और सवाल में भी आपको करना होगा। सही, क्या करना था? फॉर दीज वैल्यूज ऑफ p फाइंड द रूट्स, यानी x की वैल्यूज भी निकाल के दिखानी थी, सिर्फ p की वैल्यूज नहीं निकालनी थी। सही है, आगे बढ़े। अब आपने मुझे बताना है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल 17 ये कहता है हैज़ नो रियल रूट्स, तो b² - 4ac क्या होना चाहिए भाई? लेस देन 0। अब इस क्वेश्चन में पहले तो शुरू में ही एक मसला नजर आएगा। क्या मसला नजर आ रहा है आपको? ब्रैकेट खोलना पड़ेगा ताकि x² वाली टर्म नजर आए ना मुझे। अभी नजर नहीं आ रही, तो पहले मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, फिर ए बी सी अलग करता हूँ। सही है, फिर आगे जाके भी थोड़ा सा फंसेंगे। सही है, पहले एक दफा स्टार्ट करें क्वेश्चन को, देखें कहाँ फंसते हैं, फिर मैं आगे समझाऊंगा। नाम क्या है तुम्हारा? शोएब। शोएब एड मैथ किया है? नहीं, एड मैथ पढ़ा है? नहीं। और ओ लेवल मैथ में क्या आया? नहीं। ओके, अभी ये दूसरा टॉपिक चल रहा है, पहले टॉपिक का मैं बाद में बता दूँ।
क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन -4। कुछ गड़बड़ हो गई है। तुमने रूट लिया है? एक मिनट रुको, एक मिनट। क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू प्लस 3, तो ए आया है क्यू, बी आया है -q एंड सी आया है q+3। सही है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 करना है, तो ये बनेगा -q स्क्वायर -4 टाइम्स q एंड q+3। दोनों ग्रेटर देन। एक गड़बड़ हो गई ना, एक मिनट रुको। तुमने अच्छा बीच में वो शायद क्लास एक मिस की होगी ना। अच्छा ये हो गया q स्क्वायर प्लस 3q। हाँ मैंने आपसे कहा था ना, एक और जगह जाके फंसेंगे, आंसर सही नहीं आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ अभी आंसर क्या है, और फिर आपने मुझे बताना है कि क्यों ऐसा आंसर है। कॉमन लेके क्या करोगे फिर इब्राहिम, बताओ आगे। दो ही हैं, मिडिल टर्म तो ब्रेक नहीं होगा, कॉमन आ जाएगा, उससे दो आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे ये बात सबको प्रॉब्ली समझ आ रही होगी कि सर यहाँ पे दो आंसर आने, एक 0 आना है, एक 4 आना है, क्या दोनों के साथ ग्रेटर देन लगना है, सवाल ये है। सही है। अब जब दो आंसर आ रहे होते हैं तो क्वाड्रेटिक होता है, और ये बन गई है इनइक्वालिटी के साइन के साथ एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो मैंने आपको कहा था कि भाई आप स्टेप्स के बगैर कभी भी नहीं सॉल्व करेंगे। ये रहे आपके स्टेप्स। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो स्टेप्स लगा के सॉल्व करनी होती है कि भाई दो आंसर आ रहे हो तो हमें नहीं पता चल रहा होता ग्रेटर देन किसके साथ है, लेस देन किसके साथ है, तो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड सच दैट द स्क्वायर टर्म इज पॉजिटिव। सही, कन्वर्ट टू एन इक्वेशन एंड देन सॉल्व, make a sketch and then follow the rules of shading and then answer। सही है। तो ये सारे स्टेप्स फिर से अब इस दफा x के लिए नहीं, इस दफा q के लिए फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई इनइक्वालिटी में q आया हुआ है। तो पहला काम क्या करूंगा, ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड सच दैट द स्क्वायर टर्म इज पॉजिटिव, तो 0 यहाँ पे रह जाएगा और बाकी सब जो है वो दूसरी साइड पे चला गया। ऐसा ही हुआ। अब कन्वर्ट टू एन इक्वेशन एंड सॉल्व। सही। फिर अर्दिल ने हमें बताया कि सर दो आंसर आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है और एक -4 आ रहा है। क्या करेंगे, छोटा सा स्केच बनाएंगे। सही, ये किसकी वैल्यूज हैं, अब ये क्यू की वैल्यूज हैं, एक -4 है और 0। शेडिंग के रूल्स क्या होते थे कि भाई अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 की इक्वालिटी या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 की इनइक्वालिटी आपके पास है, तो कौन सा पार्ट शेड करना चाहिए, शेड द पार्ट अबव द एक्स एक्सिस। इस केस में एक्स एक्सिस नहीं है, क्यू एक्सिस है आपके पास। सही है। क्या क्या दो आंसर आ जाएंगे, एक आ जाएगा क्यू इज लेस देन -4 और क्यू इज ग्रेटर देन 0। तो अब जब भी दो आंसर के साथ इनइक्वालिटी आ रही होगी तो स्ट्रेट ऑफ सॉल्व नहीं होगा, या तो कैलकुलेटर पे लगा लो, वो सही आंसर बताता है। सही है। कैलकुलेटर को मैं इलाही यहीं पे यूज कर लेता, इसी स्टेप पे, तो वो सही आंसर बता देता, ये आंसर बताता मुझे। अगर अगर मेरे पास कैलकुलेटर वाइट वाला नहीं है तो फिर मुझे ये मैन्युअली स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बोलो सर, ये वाला पहला वाला, ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड सच दैट द स्क्वायर टर्म इज पॉजिटिव। तुमने कुछ पढ़ा है क्वाड्रेटिक्स, कभी नहीं अभी पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा। सही है। पढ़ा हुआ है अगर तुमने तो इसमें जो है वो मैं इसलिए सबको एक साइड पे मूव करता हूँ ताकि ये हैप्पी फेस कर्व बने। साइन किसका, नेगेटिव साइड की साइन, ये मैं सबको उठा के इस साइड पे लेके गया हूँ, साइन मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, इनइक्वालिटी सेम ही है। सही है। यहाँ पे खाली हो गया तो यहाँ पे 0 रह गया, बाकी सब दूसरी साइड पे चला गया। सही है। क्लियर है यहाँ तक बात। सही। तो अब क्या होगा इन सवालों के अंदर कि पहले कहानी रूट्स से स्टार्ट होगी, लेकिन वो फिर उसमें कहीं ना कहीं आपसे क्या सॉल्व करा लेगा, एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करा लेगा। सही है। तो आपको सॉल्व करना आनी चाहिए, कनेक्ट करना आना चाहिए दोनों बातों को। सही है। स्टेप्स आपके पास लिखे हुए हैं। अभी आगे भी हम बहुत सारे ऐसे सवाल करेंगे
जिसमें हर केस में जनरली जो होगी वो एक इनइक्वालिटी बन रही होगी, आपने खुद ही फिगर आउट करना होगा। सही है। अब जब अगला क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको करने को दूंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि भाई इसमें आने वाला है। सही है बात? एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? सही। ओके, स्टार्टिंग ऑफ विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नाउ। क्या कहता है? इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ कर्व। ये फिर से पीडीएफ में और बुक में प्रिंट हुआ हुआ है आपके पास, तो मैंने सारी नोट्स वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे समराइज किया हुआ है। सही। अब इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ कर्व हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में एक हैंड आउट किया था, जिसमें हमने ये किया था कि भाई अगर एक लाइन और एक कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है? साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ता है। सही है। अब साइमल्टेनियस सॉल्व कैसे करते हैं? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो अभी विदाउट एक्सप्लेनिंग टू यू व्हाट द टेबल इज अबाउट, पहले मैं आपसे ये एग्जांपल 18 आपके साथ करता हूँ। मैंने कहा सॉल्व साइमल्टेनियसली। जब मैं सॉल्व साइमल्टेनियसली आपसे कह रहा हूँ तो मैं आपको क्या फाइंड करने को कह रहा हूँ? मैं आपसे इंटरसेक्शन पॉइंट, सही है, सॉल्यूशंस यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने को कह रहा हूँ। सही। ये दूसरी वाली तो एक स्ट्रेट लाइन जैसी है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, और दूसरा वाला कॉम्प्लिकेटेड सा कोई कर्व है, मुझे बनाना नहीं आता भाई, लेकिन मुझे ये पता है कि एक कर्व है। अब एक कर्व और एक लाइन तो इंटरसेक्ट मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। देखते हैं होता क्या है। हम अपना साइमल्टेनियस का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सही है। मैंने पहले कहा कि यहां से एक सब्स्टिट्यूशन बना लो भाई, 3+y। सही है। फिर उसको कहां पे लगा देंगे? उसको कर्व की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की जगह पे। सही है, मैं कर देता हूं सब्स्टिट्यूट। यहां तक तो सबको समझ आ रहा है? अब मुझे कहानी क्या सुनानी है वो मैं अभी सुनाता हूं आपको। टू वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 बन रहा है मेरे पास। सही है। तो अब हुआ क्या, जब मैंने साइमल्टेनियस सॉल्व करना शुरू किया, मैं क्या ढूंढ रहा था? मैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढ रहा था। मैं आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा तो मुझे पता चला कि भाई इसके तो ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। सही है। तो इसके दो आंसर भी हो सकते हैं, इसका एक आंसर भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि इसके कोई आंसर ही ना आए। ये तीनों बातें हो सकती हैं। अब ये जब तीनों बातें हो सकती हैं तो मैंने सोचा कि ये तो क्वाड्रेटिक की बात है, लेकिन मैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ रहा था। तो यानी मुझे ये ख्याल आया कि अब या तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं, या एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही ना हो। तो क्या ये वही कहानी नहीं होगी जो अभी हमने रूट्स की सुनी? वही हमने कहा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0। इसीलिए कहा ना कि दो सोल्यूशन हो सकते हैं, एक सोल्यूशन हो सकता है, कोई सोल्यूशन ना हो। तो हमें इस एग्जाम्पल से क्या पता चलता है कि एक लाइन और एक कर्व जब मीट करेंगे तो उनके या तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं, या एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है, या कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट ना हो, जीरो इंटरसेक्शन पॉइंट्स। सही। सब किस पे डिपेंड करता है? फिर से सब कुछ जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है, लेकिन किसका बी स्क्वायर माइनस 4ac? ये जो रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी कैसे? सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू सॉल्व साइमल्टेनियसली। कि जब एक लाइन और एक कर्व आपको अलग अलग दिए हुए हैं और मैं आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बारे में कुछ कह रहा हूं, तो सबसे पहला काम आप सॉल्व साइमल्टेनियसली करेंगे, तभी जाके कंबाइन होके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सही। अब अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लगा सकता हूँ और सॉल्व कर सकता हूँ। कोई कैलकुलेटर से मुझे जल्दी से बता दे दो आंसर क्या आ रहे हैं। -1। सही है, 2y के आंसर आ गए। इसी तरह 2y के आ गए तो 2x के भी आ जाएंगे भाई। इंटरसेक्शन पॉइंट्स तो अभी निकल आएंगे। सही है। लेकिन मुझे एक्चुअली ये नहीं समझाना था, मुझे आपको ये दिखाना था कि एक लाइन और एक कर्व जब मीट करते हैं तो उनकी भी वही तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं जो रूट्स की होती हैं। सही। तो हमने ये सीखा
मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, सही है। हमने ये सीखा कि फिर से 3 सिचुएशंस हो सकती हैं कि एक लाइन और एक कर्व 2 दफा इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द लाइन कट्स द कर्व एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इन दिस केस b square minus 4ac is greater than 0। स्टेप नंबर 1 हमेशा क्या होना चाहिए? स्टेप नंबर 1 हमेशा होना चाहिए फर्स्ट सॉल्व साइमल्टेनियस and obtain a combined quadratic equation। जब तक ये कंबाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ऑब्टेन होती तब तक आप बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली कहानी नहीं शुरू कर सकेंगे। और फिर से वही बात है, क्या बात है कि भाई क्वेश्चन के अंदर अगर x के अलावा कोई और लेटर अपेयर हो रहा होगा जिसकी वैल्यूज ढूंढनी होंगी तभी ये कहानी लेकर आएंगे हम। ऐसा नहीं है कि भाई आपने यहाँ पे भी b स्क्वायर माइनस 4ac लगाना शुरू कर दिया, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, ना k है ना x ना q है ना m है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपल एक ही वेरिएबल है, वो तो नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकता है, चाहिए उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac की ज़रूरत ही नहीं है, सही है। फिर सिचुएशन 1 मैंने आपको पढ़ के सुनाई, सिचुएशन 2 देखें। 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो टेक्निकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, वो टेंजेंट पॉइंट होता है, सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। फिर नो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, या कहेगा द लाइन डज नॉट मीट द कर्व, मीट का भी वर्ड वो इस्तेमाल करता है, सही है। ये सारी बातें हो गई, सही। द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू, b स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में फिर से वही सारी बातें लिखी हुई हैं, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 इक्वल रूट्स एंड सो ऑन, वही सारी कहानी। हम ज़रा क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेज्ड होता है, सही है। मैं आपके सामने क्वेश्चन खोल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 19, डिटर्मिन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट के। अब सेट ऑफ वैल्यूज का ये मतलब नहीं होता कि एक जो है ना वो 2 बाउंड्री आनी चाहिए, ये सेट ऑफ वैल्यूज का सिंपल सा मतलब है कि के का जो आंसर आएगा वो इनइक्वालिटी की फॉर्म में आएगा। वो इनइक्वालिटी 2 साइडेड हो सकती है, 2 साइडेड हो सकती है, 1 साइडेड हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। सेट ऑफ वैल्यूज आनी चाहिए, ओके। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट के फॉर विच द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, डज नॉट इंटरसेक्ट। b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, अभी आपने ऊपर टेबल में देखा, डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। लेकिन किसका b स्क्वायर माइनस 4ac इब्राहिम? जब तक मैं इन दोनों को कंबाइन नहीं करूंगा तब तक मेरे पास क्वाड्रेटिक नहीं आएगी। पहला स्टेप हमेशा इन दोनों को कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करूं? सब्सटीट्यूट कर दूं भाई, ये वाला y ले जाके उधर y में सब्सटीट्यूट कर दूं, सही है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक है और एक y इक्वल्स टू 4x प्लस के है, सब्सटीट्यूट कर दूंगा ये वाला y उसकी जगह, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस के, सही। क्या तुम्हारी वो रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स जो हैं वो अब नॉन रियल होंगे, लेस देन 0 होंगे, सही है। और मुझे नजर भी आ रहा है कि मुझे b स्क्वायर माइनस 4ac इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरे प्राइमरी वेरिएबल x के साथ साथ एक और अननोन भी क्वेश्चन में मौजूद है, सही। तो अब निकालते हैं ABC, बताओ क्या निकलेंगे। a इज 1, b इज -4 एंड c इज -k। फिर से अब क्या करूंगा? b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, b स्क्वायर 4a सॉरी -4 स्क्वायर 4ac इज लेस देन 0, सही है। 16 प्लस 4k इज लेस देन 0। 16 को दूसरी साइड पे ले जाऊं, ये बन रहा है -4, सो k इज लेस देन -4, सही। यानी फर्स्ट ये वो वाली k की वैल्यूज हैं, -4 से कम तुमने वहां पे ऊपर कोई वैल्यू लगाई और फिर तुमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सॉल्व करना शुरू किया, तो आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरसेक्ट कराएगा ही नहीं कभी, तुमने k की ऐसी वैल्यू ले ली है,
क्वेश्चन का मतलब ये है कि के की ऐसी वैल्यू बताओ कि लाइन और कर्व आपस में इंटरसेक्ट ना करें। सही है, तो आगे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मैं नहीं ढूंढ सकता। बात क्लियर हुई यहां तक? सही है, कैन यू राइट दिस एंड देन सॉल्व द नेक्स्ट वन फॉर मी? ये वाला लिख लें और फिर दूसरा वाला मुझे बताएं, और सोच सोच के कीजिएगा। दूसरे वाले में एक छोटा सा और ट्विस्ट भी है, किया हुआ है हमने पहले, पर है ट्विस्ट थोड़ा सा। अब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 भाई। क्या है बताओ? लेकिन इनइक्वालिटी नहीं आनी थी कोई, लेस देन ग्रेटर देन आना चाहिए था ना। क्या है? लेस देन -4 एंड ग्रेटर देन 4, तुम्हारा भी यही है? दोनों एक एक साइड पे? एक मिनट रुको, उसको चेक करते हैं। सब ट्राई कर लें पहले, फिर मैच करना, देखना तुम्हारा आंसर मैच होता है या नहीं होता। सही है, पहले क्या करूंगा अब? सब्सटीट्यूट, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सही है, फिर से अब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो पहले मैंने नोट कर लिया था कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना भाई। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का ए इज 1, बी इज माइनस के एंड सी इज 4। सही है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0. So k square minus 16 is greater than 0. यहाँ पे हमें नज़र आ गया कि भाई k के दो आंसर आने वाले, इनइक्वालिटी लगी हुई है, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं होगी, हमें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। क्या स्टेप्स थे? ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड दैट k स्क्वायर इज x स्क्वायर इज पॉजिटिव, वो हुआ है, कन्वर्ट टू एन इक्वेशन एंड सॉल्व। सो k की दो वैल्यूज आई, एक 4i और एक -4i। तुमने छोटा सा स्केच बनाया, सही है, अपने सपोर्ट के लिए स्केच बना रहा हूँ, डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है। अगर आपको डायरेक्ट याद हो गया कि भाई क्या किस वक्त क्या आंसर आना है, तो फिर सही है, कोई मसला नहीं। सही है, मैं सपोर्ट के लिए बना रहा होता हूँ। सही, कौन सा पार्ट शेड करना है? ग्रेटर देन 0 वाला, तो या तो ये वाला या ये वाला, k इज लेस देन -4 और k इज ग्रेटर देन 4। सही है। अच्छा, फर्स्ट तुमने अगर इन दोनों को यूं करके कंबाइन करके लिखा हुआ है ना, तुमने इनइक्वालिटी की साइन क्या लगाई है, सवाल ये है। तुमने ये लगाई है, यूं लिखा है,
तुमने यूं लिखा है। अच्छा, एक, अब तुम्हारा आंसर क्या हो गया है? के इज लेस देन -4 एंड के इज ग्रेटर देन 4। अच्छा, इस तरह कभी वैसे इनइक्वालिटी को लिखते नहीं है। जब ये कंबाइन करके लिखते हैं ना तो इनइक्वालिटी की साइंस यूँ होती है। अगर ये वाला तुम्हें लिखना है ना तो यूँ सेपरेट तोड़ के ही लिखना पड़ेगा। सही है? वो उसमें एक टेक्निकलिटी होती है, वो उसमें आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट मैथमेटिक्स के अंदर यूँ तुम नहीं लिखोगे कभी भी। सही है? तो उसको तोड़ के ही लिखोगे। ओके, अदरवाइज आंसर इज करेक्ट। सही? क्लियर? एनी क्वेश्चंस? तो दूसरा करें। अब ये पास्ट पेपर का सवाल है, दो पार्ट्स में। सही, पहला पार्ट जरा गौर से देखिएगा। उसने m की वैल्यू नहीं पूछी, उसने m की वैल्यू बता दी है भाई आपको। तो आपने जो बताई हुई वैल्यू है वहां से शुरू करना है। सही है? पहले एक दफा थोड़ा सा सोच के देखें। यू शुड बी एबल टू फिगर आउट प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। मैं अनसीन एग्जाम के लिए आपको तैयार कर रहा हूं, तो कभी कभार थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हम सीखेंगे। सही है? सोचें और करें पार्ट 1 और पार्ट 2।
हो गया, चल रहा है अभी। ओके, क्या आंसर है भाई? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5/2 एंड 5/2, सही है। और फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू कितनी आई? -8, सही है। और कोऑर्डिनेट्स क्या है? वेयर द टेंजेंट टचेस द कर्व, -2 एंड 16। सब क्या है? नहीं, नहीं आए। क्या नहीं आया है? पहले वाला हो गया। ओके, पार्ट 1 देख लेते हैं। A curve has equation this and a line has equation that where m is a constant. For the case where m equals to 1, यहाँ पे मैंने तुम्हें m की वैल्यू खुद ही बता दी भाई। तो यानी मैं तुमसे b² - 4ac एक्सपेक्ट नहीं करना हम इसमें, सही है। क्योंकि b² - 4ac तो तब इन्वॉल्व होता है जब x के अलावा कोई और अननोन हो क्वेश्चन के अंदर, सही है। यहाँ पे नहीं है तो नहीं इन्वॉल्व होगा। सो x² - 4x + 4 equals to x, क्यों? क्योंकि the line and curve intersect at the points a and b, find the coordinates of the midpoints of a b। तो a और b होंगे तो मिड पॉइंट निकलेगा, वरना तो जाहिर सी बात है नहीं निकल सकता। तो मैंने पहले साइमल्टेनियस सॉल्व कर लिया, ये इक्वेशन बन गई, कैलकुलेटर पे लगा दिया, x की वैल्यू आई 1 एंड x की वैल्यू आई 4, सही है। y इक्वल्स टू x की इक्वेशन थी, तो y की भी वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो है वो y इक्वल्स टू x की इक्वेशन है। तो मेरे पास एक पॉइंट a आ गया 1 1 और b आ गया 4 4। तो मिड पॉइंट जो है वो निकल के क्या हो जाएगा? 5/2, 5/2, सही है। ये पहला पार्ट है, 4 मार्क्स इसके हैं, सही। दूसरा पार्ट देखें। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ m for which the line is a tangent to the curve and find the coordinates of the point where the tangent touches the curve, सही है। अब सही है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, सही है, कंसिस्टेंट रहना है बस। एक दफ़ा किसी ने आंसर मुझे लिख के दिया था इस तरह, ये गलत होगा, क्यों? तो इसमें डेसिमल भी आ गया, फ्रैक्शन भी आ गया, या तो पूरा फ्रैक्शन में करते हैं या पूरा डेसिमल में करते हैं।
दोनों साथ मर्ज करके नहीं लिख सकते, सही है। ओके, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ m फॉर विच द लाइन इज अ टेंजेंट थ्रू द कर्व। अब वो m की वैल्यू 1 नहीं है, अब दोबारा से मैं वहीं पे पहुंच गया हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और y इक्वल्स टू mx पे पहुंच गया, सही है। अच्छा, फिर मैंने कहा फॉर विच द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, मैंने कहा था ना एंड के बाद दूसरी इंफॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे रुक जाए भाई। टेंजेंट टू द कर्व, व्हाट डज दैट टेल यू? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, यही टेबल में अभी ऊपर पढ़ा था हमने, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू mx, क्योंकि कंबाइन करना तो जरूरी है भाई, कंबाइन के बगैर तो आगे क्वेश्चन बढ़ ही नहीं सकता। फिर ये यहाँ पे आया, तो ये यहाँ पे आ गया। मैंने कहा अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज निकालते हैं। ए कितना है 1, बी है माइनस 4 माइनस एम और सी है 4, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, टेंजेंट था ना, सही है। अच्छा, अब इसमें असल प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई इस ब्रैकेट को सर कैसे एक्सपेंड करें, तो क्या रूल है बताएं? सही है, वो 4 प्लस एम हो जाएगा, तुमने माइनस कॉमन निकाल लिया है प्रॉब्ली, सही है। माइनस कॉमन निकाल के फर्स्ट ने इसको अलग से स्क्वायर कर दिया, सही है, तो पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल सही बात है। या फिर आप ये याद रख लें कि भाई दोनों की साइन प्लस प्लस होती है, ए प्लस बी लिखा होता है, प्लस ए प्लस बी लिखा होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर खुलता है। दोनों माइनस लिखे होंगे तब भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर खुलेगा, सही है। बीच में माइनस आ रहा हो, एक के साथ माइनस आ रहा हो, तो फिर माइनस 2ab होता है, सही। या फिर इलाही अगर एग्जाम में फिर भी भूल जाओ, तो देखो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है। तुमने कहा कि सर स्क्वायर करने का मतलब ब्रैकेट को अपने आप से मल्टीप्लाई करना, अब मल्टीप्लिकेशन तो आती है हमें, पहले -4 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 16 -4 इंटू -4 16 प्लस 4m, फिर -m से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, तो फिर से प्लस 4m प्लस m स्क्वायर, सही है। तो याद रखने वाली कंफ्यूजन भी सॉल्व हो गई भाई, कि याद नहीं रहा तो फिर क्या करूं। ओके, m स्क्वायर प्लस 8m, 16 और 16 कैंसिल इक्वल्स टू 0, तो m की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 0 आ रही है और एक -8 आ गई, सही है। मैंने ब्रैकेट को तोड़ के एक्सपैंड कर दिया, सही है। मुझे आइडेंटिटी याद नहीं आ रही थी कि कौन सी लगानी है, तो मैंने ब्रैकेट को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ, सही। उसने कहा था फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ m, तो नॉन जीरो कौन सी है? -8, तो आपने इस पे बॉक्स बना देना है, इसको डिस्कार्ड कर देना। आपने एग्जामिनर को बताना है कि भाई ये वाला आंसर है, सही है। अगर ऐसे ही छोड़ के आएंगे ना तो एग्जामिनर अज्यूम करेगा आपने दो आंसर दिए, देयर इज अ फेयर चांस कि 1 मार्क की पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर, सही है। सही, ये हमने सॉल्व किया था एंड से पहले पहले वाला सवाल। आगे इब्राहिम क्या कहता है? एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेस द कर्व। कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? साइमल्टेनियस सॉल्व करके। तो अब m की ये वाली वैल्यू यूज करनी है, सही है। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेस द कर्व। तो अब हमारी दो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? एक हो जाएगी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 और एक हो जाएगी y इक्वल्स टू -8x। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इक्वल्स टू -8x, फिर से साइमल्टेनियस, सही है, क्योंकि कंबाइन के बगैर कॉमन पॉइंट तो नहीं निकल सकता भाई। -8x यहाँ पे आएगा, -4x प्लस 8x हो जाएगा, तो +4x रह जाएगा, तो ये मैं नेट कर रहा हूँ। फिर से मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लिया, x की वैल्यू आई एक ही आ रही है -2, हमने भी यही एक्सपेक्ट किया था कि एक ही आनी चाहिए, तो टेंजेंट पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्शन तो नहीं हो रही, एक ही जगह टच करके गुजर रही है लाइन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्या मिसिंग है? अभी भी वाई कोऑर्डिनेट मिसिंग है भाई, सही है। ये ख्याल रखिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हम गलती करके आते हैं कि हम वाई कोऑर्डिनेट नहीं निकालते, तो 1 मार्क वैसे ही डिडक्ट हो जाता है हमारा, सही है। रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है हमें सवाल की। क्लियर हो गया यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस?
सही है, ये आपका चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हुआ। सही। क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन -4। कुछ गड़बड़ हो गई है। तुमने रूट लिया है? एक मिनट रुको, एक मिनट। क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू+3। तो ए आया है क्यू, बी आया है -क्यू एंड सी आया है Q+3। सही है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4AC लेस देन 0 करना है, तो ये बनेगा -क्यू स्क्वायर -4 टाइम्स क्यू एंड Q+3। दोनों ग्रेटर देन। एक गड़बड़ हो गई ना, एक मिनट रुको। तुमने अच्छा बीच में वो शायद क्लास 1 मिस की होगी ना। अच्छा, ये हो गया क्यू स्क्वायर +3Q। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, एक और जगह जाके फंसेंगे, आंसर सही नहीं आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ अभी आंसर क्या है, और फिर आपने मुझे बताना है कि क्यों ऐसा आंसर है। कॉमन लेके क्या करोगे फिर इब्राहिम, बताओ आगे। दो ही हैं, मिडिल टर्म तो ब्रेक नहीं होगा, कॉमन आ जाएगा, उससे दो आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे ये बात सबको प्रॉब्ली समझ आ रही होगी कि सर यहाँ पे दो आंसर आने, एक 0 आना है, एक 4 आना है। क्या दोनों के साथ ग्रेटर देन लगना है, सवाल ये है। सही। अब जब दो आंसर आ रहे होते हैं तो क्वाड्रेटिक होता है, और ये बन गई है इनइक्वालिटी के साइन के साथ एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो मैंने आपको कहा था कि भाई आप स्टेप्स के बगैर कभी भी नहीं सॉल्व करेंगे। ये रहे आपके स्टेप्स। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो स्टेप्स लगा के सॉल्व करनी होती है कि भाई दो आंसर आ रहे हो तो हमें नहीं पता चल रहा होता ग्रेटर देन किसके साथ है, लेस देन किसके साथ है, तो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं? ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड सच दैट द स्क्वायर टर्म इज पॉजिटिव। सही। कन्वर्ट टू एन इक्वेशन एंड देन सॉल्व। मेक अ स्केच एंड देन फॉलो द रूल्स ऑफ शेडिंग एंड देन आंसर। सही है। तो ये सारे स्टेप्स फिर से अब इस दफ़ा एक्स के लिए नहीं, इस दफ़ा क्यू के लिए फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई इनइक्वालिटी में क्यू आया हुआ है। तो पहला काम क्या करूंगा, ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड सच दैट द स्क्वायर टर्म इज पॉजिटिव। तो 0 यहाँ पे रह जाएगा और बाकी सब जो है वो दूसरी साइड पे चला गया। ऐसा ही हुआ। अब कन्वर्ट टू एन इक्वेशन एंड सॉल्व। सही। फिर अर्दिल ने हमें बताया कि सर दो आंसर आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है और एक -4 आ रहा है। क्या करेंगे, छोटा सा स्केच बनाएंगे। सही। ये किसकी वैल्यूज हैं, अब ये क्यू की वैल्यूज हैं, एक -4 है और 0। शेडिंग के रूल्स क्या होते थे कि भाई अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 की इक्वालिटी या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 की इनइक्वालिटी आपके पास है, तो कौन सा पार्ट शेड करना चाहिए? शेड द पार्ट अबव द एक्स एक्सिस। इस केस में एक्स एक्सिस नहीं है, क्यू एक्सिस है आपके पास।
सही है। क्या क्या दो आंसर आ जाएंगे, एक आ जाएगा q इज लेस देन -4 और q इज ग्रेटर देन 0। तो अब जब भी दो आंसर के साथ इनइक्वालिटी आ रही होगी तो स्ट्रेट ऑफ सॉल्व नहीं होगा, या तो कैलकुलेटर पे लगा लो, वो सही आंसर बताता है। सही है, कैलकुलेटर को मैं इलाही यहीं पे यूज कर लेता इसी स्टेप पे, तो वो सही आंसर बता देता, ये आंसर बताता मुझे। अगर अगर मेरे पास कैलकुलेटर वाइट वाला नहीं है तो फिर मुझे ये मैन्युअली स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बोलो सर, ये वाला पहला वाला, ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड सच दैट द स्क्वायर टर्म इज पॉजिटिव। तुमने कुछ पढ़ा है क्वाड्रेटिक्स? कभी नहीं अभी पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा। सही है, पढ़ा हुआ है अगर तुमने तो इसमें जो है वो मैं इसलिए सबको एक साइड पे मूव करता हूँ ताकि ये हैप्पी फेस कर्व बने। साइन किसका नेगेटिव साइड की साइन? ये मैं सबको उठा के इस साइड पे लेके गया हूँ, साइन मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, इनइक्वालिटी सेम ही है। सही है, यहाँ पे खाली हो गया तो यहाँ पे 0 रह गया, बाकी सब दूसरी साइड पे चला गया। सही है, क्लियर है यहाँ तक बात? सही। तो अब क्या होगा इन सवालों के अंदर कि पहले कहानी रूट्स से स्टार्ट होगी, लेकिन वो फिर उसमें कहीं ना कहीं आपसे क्या सॉल्व करा लेगा, एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करा लेगा। सही है, तो आपको सॉल्व करना आनी चाहिए, कनेक्ट करना आना चाहिए दोनों बातों को। सही है, स्टेप्स आपके पास लिखे हुए हैं। अभी आगे भी हम बहुत सारे ऐसे सवाल करेंगे जिसमें हर केस में जनरली जो होगी वो एक इनइक्वालिटी बन रही होगी, आपने खुद ही फिगर आउट करना होगा। सही है, अब जब अगला क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको करने को दूंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि भाई इसमें आने वाला है। सही है बात? एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? सही, ओके। स्टार्टिंग ऑफ विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नाउ। क्या कहता है? इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ कर्व। ये फिर से पीडीएफ में और बुक में प्रिंट हुआ है आपके पास, तो मैंने सारी नोट्स वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे समराइज किया हुआ है। सही, अब इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ कर्व हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में एक हैंड आउट किया था, जिसमें हमने ये किया था कि भाई अगर एक लाइन और एक कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है? साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ता है। सही है, अब साइमल्टेनियस सॉल्व कैसे करते हैं? बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन। तो अभी विदाउट एक्सप्लेनिंग टू यू व्हाट द टेबल इज अबाउट, पहले मैं आपसे ये एग्जांपल 18 आपके साथ करता हूँ। मैंने कहा सॉल्व साइमल्टेनियसली। जब मैं सॉल्व साइमल्टेनियसली आपसे कह रहा हूँ तो मैं आपको क्या फाइंड करने को कह रहा हूँ? मैं आपसे इंटरसेक्शन पॉइंट, सही है, सॉल्यूशंस यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने को कह रहा हूँ। सही, ये दूसरी वाली तो एक स्ट्रेट लाइन जैसी है, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में है, और दूसरा वाला कॉम्प्लिकेटेड सा कोई कर्व है, मुझे बनाना नहीं आता भाई, लेकिन मुझे ये पता है कि कर्व है। अब एक कर्व और एक लाइन तो इंटरसेक्ट मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, देखते हैं होता क्या है। हम अपना साइमल्टेनियस का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सही है, मैंने पहले कहा कि यहाँ से एक सब्सटीट्यूशन बना लो भाई, 3+y। सही है, फिर उसको कहाँ पे लगा देंगे? उसको कर्व की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे x की जगह पे। तो ये मैं कर देता हूँ सब्सटीट्यूट। यहाँ तक तो सबको समझ आ रहा है? अब मुझे कहानी क्या सुनानी है वो मैं अभी सुनाता हूँ आपको। टू वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 बन रहा है मेरे पास। सही है, तो अब हुआ क्या, जब मैंने साइमल्टेनियस सॉल्व करना शुरू किया, मैं क्या ढूंढ रहा था? मैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढ रहा था। मैं आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा तो मुझे पता चला कि भाई इसके तो ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। सही है, तो इसके दो आंसर भी हो सकते हैं, इसका एक आंसर भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि इसके कोई आंसर ही ना आए। ये तीनों बातें हो सकती हैं। अब ये जब तीनों बातें हो सकती हैं तो मैंने सोचा कि ये तो क्वाड्रेटिक की बात है, लेकिन मैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ रहा था। तो यानी मुझे ये ख्याल आया कि अब या तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं, या एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही ना हो। तो क्या ये वही कहानी नहीं होगी जो अभी हमने रूट्स की सुनी?
वही हमने कहा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0, इसीलिए कहा ना कि दो सोल्यूशन हो सकते हैं, एक सोल्यूशन हो सकता है या कोई सोल्यूशन ना हो। तो हमें इस एग्जाम्पल से क्या पता चलता है कि एक लाइन और एक कर्व जब मीट करेंगे तो उनके या तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं या एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है या कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट ना हो, जीरो इंटरसेक्शन पॉइंट्स। सही, सब किस पे डिपेंड करता है? फिर से सब कुछ जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है, लेकिन किसका बी स्क्वायर माइनस 4ac? ये जो रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी कैसे? सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू सॉल्व साइमल्टेनियसली, कि जब एक लाइन और एक कर्व आपको अलग अलग दिए हुए हैं और मैं आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बारे में कुछ कह रहा हूं, तो सबसे पहला काम आप सॉल्व साइमल्टेनियसली करेंगे, तभी जाके कंबाइन होके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सही, अब अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लगा सकता हूँ और सॉल्व कर सकता हूँ। कोई कैलकुलेटर से मुझे जल्दी से बता दे दो आंसर क्या आ रहे हैं। -1, सही है, 2y के आंसर आ गए। इसी तरह 2y के आ गए तो 2x के भी आ जाएंगे भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट्स तो अभी निकल आएंगे। सही है, लेकिन मुझे एक्चुअली ये नहीं समझाना था, मुझे आपको ये दिखाना था कि एक लाइन और एक कर्व जब मीट करते हैं तो उनकी भी वही तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं जो रूट्स की होती हैं। सही, तो हमने ये सीखा, मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। सही है, हमने ये सीखा कि फिर से तीन सिचुएशंस हो सकती हैं कि एक लाइन और एक कर्व दो दफा इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द लाइन कट्स द कर्व एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इन दिस केस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। स्टेप नंबर 1 हमेशा क्या होना चाहिए? स्टेप नंबर 1 हमेशा होना चाहिए फर्स्ट सॉल्व साइमल्टेनियस and obtain a combined quadratic equation. जब तक ये कंबाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ऑब्टेन होती तब तक आप बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली कहानी नहीं शुरू कर सकेंगे। और फिर से वही बात है, क्या बात है कि भाई क्वेश्चन के अंदर अगर x के अलावा कोई और लेटर अपेयर हो रहा होगा जिसकी वैल्यूज ढूंढनी होंगी तभी ये कहानी लेकर आएंगे हम। ऐसा नहीं है कि भाई आपने यहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना शुरू कर दिया, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, ना k है ना x ना q है ना m है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपल एक ही वेरिएबल है, वो तो नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकता है। चाहिए उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की ज़रूरत ही नहीं है। सही है, फिर सिचुएशन 1 मैंने आपको पढ़ के सुनाई, सिचुएशन 2 देखें। वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो टेक्निकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, वो टेंजेंट पॉइंट होता है। सही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। फिर नो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, या कहेगा द लाइन डज नॉट मीट द कर्व, मीट का भी वर्ड वो इस्तेमाल करता है। सही है, ये सारी बातें हो गई। सही, द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में फिर से वही सारी बातें लिखी हुई हैं, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 इक्वल रूट्स एंड सो ऑन, वही सारी कहानी। हम ज़रा क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेज्ड होता है। सही है, मैं आपके सामने क्वेश्चन खोल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 19, डिटर्मिन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट के। अब सेट ऑफ वैल्यूज का ये मतलब नहीं होता कि एक जो है ना वो दो बाउंड्री आनी चाहिए, ये सेट ऑफ वैल्यूज का सिंपल सा मतलब है कि के का जो आंसर आएगा वो इनइक्वालिटी की फॉर्म में आएगा। वो इनइक्वालिटी दो साइडेड हो सकती है, टू साइडेड हो सकती है, वन साइडेड हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, सेट ऑफ वैल्यूज आनी चाहिए। ओके, set of values of the constant k for which the line does not intersect the curve, does not intersect, b square minus 4ac कैसा होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, अभी आपने ऊपर टेबल में देखा, does not intersect the curve। लेकिन किसका b square minus 4ac इब्राहिम? जब तक मैं इन दोनों को कंबाइन नहीं करूंगा तब तक मेरे पास क्वाड्रेटिक नहीं आएगी। पहला स्टेप हमेशा इन दोनों को कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करूं? सब्सटीट्यूट कर दूं भाई, ये वाला y ले जाके उधर y में सब्सटीट्यूट कर दूं। सही है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक है और एक y इक्वल्स टू 4x प्लस के है, सब्सटीट्यूट कर दूंगा ये वाला y उसकी जगह, तो क्या बन जाएगा?
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस के। सही। क्या तुम्हारी वो रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स जो हैं वो अब नॉन रियल होंगे, लेस देन 0 होंगे। सही है। और मुझे नजर भी आ रहा है कि मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्राइमरी वेरिएबल x के साथ साथ एक और अननोन भी क्वेश्चन में मौजूद है। सही। तो अब निकालते हैं ए बी सी। बताओ क्या निकलेंगे। ए इज 1, बी इज -4 एंड सी इज -k। फिर से अब क्या करूंगा, बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, बी स्क्वायर 4a सॉरी -4 स्क्वायर 4ac इज लेस देन 0। सही है। 16 प्लस 4k इज लेस देन 0। 16 को दूसरी साइड पे ले जाऊं, ये बन रहा है -4, सो k इज लेस देन -4। सही। यानी फर्स्ट ये वो वाली k की वैल्यूज हैं, -4 से कम तुमने वहां पे ऊपर कोई वैल्यू लगाई और फिर तुमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सॉल्व करना शुरू किया, तो आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरसेक्ट कराएगा ही नहीं कभी। तुमने के की ऐसी वैल्यू ले ली है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि के की ऐसी वैल्यू बताओ कि लाइन और कर्व आपस में इंटरसेक्ट ना करें। सही है। तो आगे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मैं नहीं ढूंढ सकता। बात क्लियर हुई यहां तक? सही है। कैन यू राइट दिस एंड देन सॉल्व द नेक्स्ट वन फॉर मी। ये वाला लिख लें और फिर दूसरा वाला मुझे बताएं, और सोच सोच के कीजिएगा। दूसरे वाले में एक छोटा सा और ट्विस्ट भी है, किया हुआ है हमने पहले, पर है ट्विस्ट थोड़ा सा। अब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 भाई। क्या है बताओ। लेकिन इनइक्वालिटी नहीं आनी थी कोई, लेस देन ग्रेटर देन आना चाहिए था ना। क्या है? लेस देन -4 एंड ग्रेटर देन 4, तुम्हारा भी यही है। दोनों एक एक साइड पे। एक मिनट रुको, उसको चेक करते हैं। सब ट्राई कर लें पहले, फिर मैच करना, देखना तुम्हारा आंसर मैच होता है या नहीं होता। सही है। पहले क्या करूंगा अब, सब्सटीट्यूट। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर +4 इक्वल्स टू के एक्स।
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सही है। फिर से अब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो पहले मैंने नोट कर लिया था कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना भाई। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का ए इज 1, बी इज माइनस के एंड सी इज 4। सही है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0. So k square minus 16 is greater than 0. यहाँ पे हमें नज़र आ गया कि भाई k के दो आंसर आने वाले, इनइक्वालिटी लगी हुई है, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं होगी, हमें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। क्या स्टेप्स थे? ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड दैट k स्क्वायर इज x स्क्वायर इज पॉजिटिव, वो हुआ है, कन्वर्ट टू एन इक्वेशन एंड सॉल्व। सो k की दो वैल्यूज आई, एक 4 आई और एक -4 आई। तुमने छोटा सा स्केच बनाया। सही है, अपने सपोर्ट के लिए स्केच बना रहा हूँ, डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है। अगर आपको डायरेक्ट याद हो गया कि भाई क्या किस वक्त क्या आंसर आना है तो फिर सही है, कोई मसला नहीं। सही है, मैं सपोर्ट के लिए बना रहा होता हूँ। सही, कौन सा पार्ट शेड करना है? ग्रेटर देन 0 वाला, तो या तो ये वाला या ये वाला। k इज लेस देन -4 और k इज ग्रेटर देन 4। सही है। अच्छा, फर्स्ट तुमने अगर इन दोनों को यूं करके कंबाइन करके लिखा हुआ है ना, तुमने इनइक्वालिटी की साइन क्या लगाई है? सवाल ये है। तुमने ये लगाई है, यूं लिखा है, तुमने यूं लिखा है। अच्छा, एक, अब तुम्हारा आंसर क्या हो गया है? के इज लेस देन -4 एंड के इज ग्रेटर देन 4। अच्छा, इस तरह कभी वैसे इनइक्वालिटी को लिखते नहीं है। जब ये कंबाइन करके लिखते हैं ना तो इनइक्वालिटी की साइंस यूं होती है। अगर ये वाला तुम्हें लिखना है ना तो यूं सेपरेट तोड़ के ही लिखना पड़ेगा। सही है। वो उसमें एक टेक्निकलिटी होती है, वो उसमें आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट मैथमेटिक्स के अंदर यूं तुम नहीं लिखोगे कभी भी। सही है, तो उसको तोड़ के ही लिखोगे। ओके, अदरवाइज आंसर इज करेक्ट। सही, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? तो दूसरा करें। अब ये पास्ट पेपर का सवाल है, दो पार्ट्स में। सही, पहला पार्ट जरा गौर से देखिएगा। उसने m की वैल्यू नहीं पूछी, उसने m की वैल्यू बता दी है भाई आपको, तो आपने जो बताई हुई वैल्यू है वहां से शुरू करना है। सही है, पहले एक दफा थोड़ा सा सोच के देखें। यू शुड बी एबल टू फिगर आउट प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। मैं अनसीन एग्जाम के लिए आपको तैयार कर रहा हूं, तो कभी कभार थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हम सीखेंगे। सही है, सोचें और करें पार्ट 1 और पार्ट 2।
हो गया, चल रहा है अभी। ओके, क्या आंसर है भाई? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5/2 एंड 5/2, सही है। और फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू कितनी आई? -8, सही है। और कोऑर्डिनेट्स क्या है वेयर द टेंजेंट टचेस द कर्व? -2 एंड 16। सब क्या है? नहीं, नहीं है। क्या नहीं आया है? पहले वाला हो गया। ओके, पार्ट 1 देख लेते हैं। A curve has equation this and the line has equation that where m is a constant. For the case where m equals to 1, यहाँ पे मैंने तुम्हें m की वैल्यू खुद ही बता दी भाई। तो यानी मैं तुमसे b² - 4ac एक्सपेक्ट नहीं करना हम इसमें, सही है। क्योंकि b² - 4ac तो तब इन्वॉल्व होता है जब x के अलावा कोई और अननोन हो क्वेश्चन के अंदर, सही है। यहाँ पे नहीं है तो नहीं इन्वॉल्व होगा। सो x² - 4x + 4 equals to x, क्यों? क्योंकि the line and curve intersect at the points a and b. Find the coordinates of the midpoints of a b. तो a और b होंगे तो मिड पॉइंट निकलेगा, वरना तो जाहिर सी बात है नहीं निकल सकता। तो मैंने पहले साइमल्टेनियस सॉल्व कर लिया, ये इक्वेशन बन गई, कैलकुलेटर पे लगा दिया। x की वैल्यू आई 1 एंड x की वैल्यू आई 4, सही है। y इक्वल्स टू x की इक्वेशन थी, तो y की भी वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो है वो y इक्वल्स टू x की इक्वेशन है। तो मेरे पास एक पॉइंट a आ गया 1 1 और b आ गया 4 4। तो मिड पॉइंट जो है वो निकल के क्या हो जाएगा? 5/2, 5/2, सही है। ये पहला पार्ट है, 4 मार्क्स इसके हैं, सही। दूसरा पार्ट देखें। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ m for which the line is a tangent to the curve and find the coordinates of the point where the tangent touches the curve, सही है। अब सही है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, सही है। कंसिस्टेंट रहना है बस। एक दफ़ा किसी ने आंसर मुझे लिख के दिया था इस तरह, ये गलत होगा। क्यों? तो इसमें डेसिमल भी आ गया, फ्रैक्शन भी आ गया। या तो पूरा फ्रैक्शन में कर दें या पूरा डेसिमल में कर दें।
दोनों साथ मर्ज करके नहीं लिख सकते, सही है। ओके, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ m फॉर विच द लाइन इज अ टेंजेंट थ्रू द कर्व। अब वो m की वैल्यू 1 नहीं है, अब दोबारा से मैं वहीं पे पहुंच गया हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और y इक्वल्स टू mx पे पहुंच गया, सही है। अच्छा, फिर मैंने कहा फॉर विच द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, मैंने कहा था ना एंड के बाद दूसरी इंफॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे रुक जाए भाई। टेंजेंट टू द कर्व, व्हाट डज दैट टेल यू? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, यही टेबल में अभी ऊपर पढ़ा था हमने, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू mx, क्योंकि कंबाइन करना तो जरूरी है भाई, कंबाइन के बगैर तो आगे क्वेश्चन बढ़ ही नहीं सकता। फिर ये यहाँ पे आया, तो ये यहाँ पे आ गया। मैंने कहा अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज निकालते हैं। ए कितना है 1, बी है -4 माइनस m और सी है 4, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, टेंजेंट था ना, सही है। अच्छा, अब इसमें असल प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई इस ब्रैकेट को सर कैसे एक्सपेंड करें, तो क्या रूल है बताएं? सही है, वो 4 प्लस m हो जाएगा, तुमने माइनस कॉमन निकाल लिया है प्रॉब्ली, सही है। माइनस कॉमन निकाल के फर्स्ट ने इसको अलग से स्क्वायर कर दिया, सही है, तो पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल सही बात है। या फिर आप ये याद रख लें कि भाई दोनों की साइन प्लस प्लस होती है, ए प्लस बी लिखा होता है, प्लस ए प्लस बी लिखा होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर खुलता है। दोनों माइनस लिखे होंगे तब भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर खुलेगा, सही है। बीच में माइनस आ रहा हो, एक के साथ माइनस आ रहा हो, तो फिर -2ab होता है, सही। या फिर इलाही अगर एग्जाम में फिर भी भूल जाओ, तो देखो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है, तुमने कहा कि सर स्क्वायर करने का मतलब ब्रैकेट को अपने आप से मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लिकेशन तो आती है हमें, पहले -4 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 16, -4 इंटू -4 16 प्लस 4m, फिर -m से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, तो फिर से प्लस 4m प्लस m स्क्वायर, सही है। तो याद रखने वाली कंफ्यूजन भी सॉल्व हो गई भाई, कि याद नहीं रहा तो फिर क्या करूं, ओके। m स्क्वायर प्लस 8m, 16 और 16 कैंसिल इक्वल्स टू 0, तो m की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 0 आ रही है और एक -8 आ गई, सही है। मैंने ब्रैकेट को तोड़ के एक्सपैंड कर दिया, सही है। मुझे आइडेंटिटी याद नहीं आ रही थी कि कौन सी लगानी है, तो मैंने ब्रैकेट को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ, सही। उसने कहा था फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ m, तो नॉन जीरो कौन सी है? -8, तो आपने इस पे बॉक्स बना देना है, इसको डिस्कार्ड कर देना। आपने एग्जामिनर को बताना है कि भाई ये वाला आंसर है, सही है। अगर ऐसे ही छोड़ के आएंगे ना तो एग्जामिनर अज्यूम करेगा आपने दो आंसर दिए, देयर इज अ फेयर चांस कि 1 मार्क की पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर, सही है। सही, ये हमने सॉल्व किया था एंड से पहले पहले वाला सवाल। आगे इब्राहिम क्या कहता है? एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेस द कर्व। कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाल? Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.